हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का वाइटल ईटीसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से अपनी क्लास वापस कंटिन्यू चलेगी। तो दिवाली की छुट्टियों में कुछ ऑफ चल रहा था, इस वजह से अपनी क्लास नहीं हो पाई। तो आज से हम जहाँ से हम अपना लास्ट टॉपिक था उसी के आगे हम शुरुआत करेंगे। जैसे अपना टॉपिक है आज का मेंडल की वंशागति के नियम। तो फ्रेंड्स, मेंडल ने अपनी वंशागति के नियम को समझाने के लिए उसने 3 नियम दिए थे, ठीक है। और उन्हीं 3 नियम के आधार पर मेंडल को क्या कहा गया है, मेंडल के ऊपर जो एक क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मेंडलवाद क्या है, या मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को समझाइए। कुछ इस तरीके से इसको पूछा जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल की वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। अब ये जो मेंडल के जो 3 नियम थे वो कौन कौन से थे, उनमें जैसे एक तो प्रभाविता का नियम, देन सेकंड पृथक्करण का नियम, और लास्ट थर्ड है स्वतंत्र अपवयन का नियम। ये जो तीनों नियम है फ्रेंड्स, ये क्या उसके प्रयोग के आधार पर थे। ये तीनों नियम मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उन पर ये आधारित थे, जिसमें से फर्स्ट नियम जो थे प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों प्रयोग क्या थे, एक संकर संकरण पर आधारित थे। जबकि जो तीसरा नियम था स्वतंत्र अपवयन का नियम, ये क्या है, द्विसंकर संकरण के नियम पर आधारित है। पूछ लिया जाता है कि प्रभाविता का नियम किस प्रयोग पर आधारित है, या पृथक्करण का नियम किस प्रयोग पर आधारित है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रभाविता का नियम, तो सिंपल सा टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत इजीली समझ लेना है। एक शॉर्ट में अगर हम बात करें तो कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जब इनमें क्रॉस कराते हैं, संकरण कराया जाता है, तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण, और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। जैसे कि हम बात करते हैं जो थ्योरी में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, मेंडल के अनुसार जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। अब जैसे मेंडल ने इसके उदाहरण पे किस आधार पे समझाया, तो आप यहाँ पर ये जो प्रयोग है इसके आधार पे समझना। जैसे मेंडल ने 2 पौधे लिए, जैसे लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे बोल सकते हो आप इनको चाहे तो, और सेकंड शुद्ध बौने पौधे। इनके बीच में जब इनके युग्मकों के बीच में उसने संकरण कराया, तो युग्मकों के बीच में संकरण कराने पर उनको जो पीढ़ी प्राप्त हुई, इसमें सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए, मगर कैसे, अशुद्ध लंबे। इस चीज़ को समझना फ्रेंड्स, जिसमें भी साथ में कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आ रहा है, तो वो सभी पौधे कैसे रहेंगे, अशुद्ध लंबे। एक लंबे पौधे का युग्मक है, एक बौने पौधे का है, मगर जो हमें दिखाई देता है उसको हम प्रभावी मानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रभावी लक्षण ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है लंबे पौधे का, इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, अशुद्ध लंबे पौधे। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, अशुद्ध लंबे प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें लक्षण किसका दिखाई दे रहा है, प्रभावी लक्षण, प्रभावी का। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। भाई जिसका ज़्यादा प्रभाव होगा वही दिखाई देगा। देन सेकेंड है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में होता क्या है फ्रेंड्स, कि इस नियम के अनुसार जो संकर संतति होती है वो क्या होती है, विषम युग्मजी। जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, मतलब इसी तरीके से सेम विषम युग्मजी होते हैं, ठीक, संकर संतति। इसमें एक कारक प्रभावी तथा दूसरा प्रभावी, सेम वही कंडीशन। जैसे विषम युग्मजी है तो एक तो प्रभावी जो कैपिटल है, और एक क्या है, अप्रभावी जो स्मॉल है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इस नियम के अनुसार संकर संतति विषम युग्मजी होती है, इसमें एक कारक प्रभावी होता है तथा दूसरा कारक अप्रभावी होता है। जैसे कि हम आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दोनों कारक क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ होते हैं, परंतु ये एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। अब ये क्या करते हैं, साथ साथ तो रहते हैं परंतु एक दूसरे को क्या होता है, इनका संदूषित नहीं करते हैं। और जब युग्मकों के निर्माण की बारी आती है तो ये दोनों का युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग पृथक होकर क्या होते हैं, अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। प्रत्येक युग्म में एक शुद्ध कारक होता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।
और ये नियम जो है आपके एक संकर संकलन के परिणामों पर आधारित है। अब आप इसको इससे समझिए। फर्स्ट में तो वही हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी प्राप्त करी। अब F1 पीढ़ी के जो युग्मक थे, इन युग्मकों के बीच में, ठीक है, अब ये युग्मक कैसे थे, इसमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी, इनके बीच में हमने संकरण कराया और संकरण करा के मेंडल ने जो F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी प्राप्त की। जैसे यहाँ पर युग्मकों की बारी आती है तो ये अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, ठीक है, अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, ठीक। और अलग अलग युग्मों में क्या होता है, जब ये नए युग्मों में जाते हैं तो प्रत्येक युग्म में एक युग्म क्या होता है, शुद्ध कारक होता है और इसी वजह से हम इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब इसके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप पूछ लिए जाते हैं। एक संकर संकलन के लक्षण प्रारूप का अनुपात तो आप कह सकते हो 3:1। अब लक्षण प्रारूप मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है कि जो बाह्य रूप से हमें लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, बाह्य रूप से जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर शुद्धता नहीं देखेंगे केवल, जैसे ये भी लंबा पौधा है, कैपिटल टी आ रहा है, जिसमें भी कैपिटल टी आ रहा है वो लंबे पौधे हैं, ये भी लंबे पौधे हैं और ये भी लंबे पौधे हैं और ये कैसा है, बोना पौधा। तो देखने में तीनों कैसे हैं, लंबे, तो इस वजह से, और ये एक कैसा है, बोना, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 3:1। अब बात आती है जीन प्रारूप की। तो जीन प्रारूप में क्या देखी जाती है, उनकी आनुवांशिकता, मतलब उनकी शुद्धता देखी जाएगी। यहाँ पर दोनों कैपिटल टी है, ठीक, यहाँ पर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहाँ भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो दो तो कैसे हुए, अशुद्ध लंबे, एक कैसा हुआ, शुद्ध लंबा और एक कैसा है, अशुद्ध बोना। इस वजह से इसका अनुपात क्या गया है, 1:2:1। तो 1:2:1। तो ध्यान रखना, एक संकर संकलन का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है, 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। नेक्स्ट है आपके, अब इसी चीज को हम थोड़ा इस वजह से कि जब समयुग्मजीय लंबे पादप का संकरण समयुग्मजीय बौने पादप के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं और FN पीढ़ी के पौधों में पुनः संकरण कराकर F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है। F2 पीढ़ी में सभी बौनेपन का लक्षण पुनः प्रकट हो जाता है। इसका लक्षण प्रारूप, तो F1 पीढ़ी में क्या होता है, F2 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण क्या होता है, पुनः प्रकट हो जाता है। इसका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है, 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, 1:2:1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपके पृथक्करण का नियम। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और आप चाहे तो वीडियो के माध्यम से आप आपके नोट्स भी, जैसे मान लो आप कहीं ऑनलाइन क्लास भी पढ़ रहे हो तो आपको इजीली यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। मैं सभी लेसन के नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा और इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अपने 2021 के अकॉर्डिंग, 2021 में जो आपके पेपर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थर्ड नियम है अपना स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तीसरे नियम क्या है कि मेंडल का यह नियम जो है द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है और इस नियम के अनुसार दो विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। इसमें एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें दो जोड़ी लक्षण, दो विपर्यासी लक्षण हम ले रहे हैं। एक तो हम कैसे ले रहे हैं, पीले और गोलाकार, और दूसरे कैसे लिए हमने, हरे और झुर्रीदार। पीले और गोलाकार को कैपिटल से लिखते हैं, हरे और झुर्रीदार को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब जब युग्मकों के निर्माण की बारी आती है, जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो ये क्या होता है, अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर एक अलग और कैपिटल वाई कैपिटल आर अलग, ये दो अलग हो गए। इधर भी सेम ये ऐसे ही दो अलग अलग भागों में बट गए। अब फ्रेंड्स, इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो ये ऐसे इस तरीके के कितने प्राप्त होंगे, हमें 4। इस चीज़ को समझना है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर केवल एक ही शो किया, आपकी बुक में भी एक ही शो रहा। तो ये ऐसे कितने प्राप्त होंगे, 4 प्राप्त। जैसे एक तो यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ऐसे 4 युग्मक प्राप्त होते हैं। तो ये F1 पीढ़ी, और जब इनके बीच में पुनर्संकलन कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी। तो वो कैसे प्राप्त होंगे, आप पहले तो यहाँ देख लो कैसे हैं, पीले, गोलाकार और विषम युग्मजीय। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट चीज जो प्राप्त होगा वो किस प्रकार।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये एक युग्मक प्राप्त हो रहा है, अब इस एक के द्वारा ही कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इसको हम क्या करेंगे, वैसे जैसे यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा ना 2 में, ऐसे ये भी क्या होगा 2 में डिवाइड होगा और फिर इसके द्वारा कितने बनेंगे, 4 युग्मक बनेंगे। ठीक, इस एक के द्वारा। तो ऐसा ही एक और क्या है, यहाँ पर एक और है। ठीक है, जैसे हमने बोला है कि यहाँ पर ये 4 युग्मक बने हुए थे, एक तो हमने ये लिया और एक दूसरा इसके पास वाला, तो उसमें भी सेम वही 4 युग्मक बनेंगे जो इसमें से बनेंगे। तो अब इसको हम किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, अब इन युग्मकों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। यहाँ देखिए आप, ठीक है, तो ये जो युग्मक है इनके बीच में आपस में संकलन करा के इनसे क्या होते हैं, नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर 2 पादप हमने लिए, ठीक है, समझिए आप, 2 पादप, 2 विप्यासी लक्षण लिए, एक तो ये चारों आ गए और एक दूसरे युग्मक के ये चारों आ गए। ठीक है, अब इनके बीच में हम क्रॉस, इस एक को क्या करेंगे, पहले इन चारों से क्रॉस कराएंगे। इस एक को इन चारों के साथ क्रॉस कराया तो हमें ये लाइन प्राप्त होगी। फिर इसको इन चारों के साथ क्रॉस कराएंगे तो ये, मतलब एक तरीके से गुणा कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर लास्ट में हम इस वाले को इन चारों से, तो ये लास्ट लाइन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको देखिए, जैसे यहाँ पर इसको कराते हैं हम, पहले इससे कराया तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। अब इसको किसके साथ, इसके साथ, तो देखिए कैपिटल वाई 2 बार, एक तो इसकी और एक इसकी। अब कैपिटल आर और इधर क्या है, कैपिटल स्मॉल आर। तो इस प्रकार हम ये पूरा चार्ट बनाते हैं। तो ये आपके द्विसंकर संकरण का। अब इसमें एक चीज़ इसमें नोट्स में नहीं लिखी हुई है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही ध्यान रख लेना, इसका ही पूछा जाता है आपको, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप अनुपात होता है इसका 9:3:3:1, मतलब 93:32। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। लक्षण प्रारूप अनुपात 93:32 और जीन प्रारूप अनुपात यहाँ पे लिख लेना आप नोट्स में। जीन प्रारूप अनुपात होता है इसका 12:24:12:12:1। तो क्योंकि हम याद रखने की क्योंकि हम इस तरीके से याद नहीं रख सकते 1:2:2:1, तो शॉर्ट में इसको याद रखने का तरीका क्या है, द्विसंकर संकरण के लक्षण प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है 12:24:12:12:1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।